हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। मैं ओसामा सर और आप देख रहे हैं द विजन एकेडमी। तो आज एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को अच्छे से देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है संविधान क्यों, मतलब संविधान क्यों और कैसे, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। ये वाला चैप्टर बहुत बेहतरीन चैप्टर है और हम लोग इस चैप्टर में एकदम बेहतरीन तरीके से संविधान के बारे में सीखेंगे कि हमारा संविधान जो बना है किस तरह से बना है और संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा, इस संविधान को बनाने में कितना खर्चा आया, या फिर संविधान को किस तरह से यहाँ के संविधान सभा ने बनाया, उन संविधान सभा में कितने सारे मेंबर थे, उन सारे चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए पहले कुछ टॉपिक देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोले संविधान का अर्थ तथा आवश्यकता। सबसे पहले हम लोग संविधान का मतलब क्या होता है इस चीज के बारे में सीखेंगे कि संविधान का अर्थ क्या होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत है हमको संविधान की, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद बोलते संविधान सभा, ये जो हमारा संविधान बना है ये किसी एक आदमी द्वारा संविधान नहीं बनाया गया है, बल्कि इसको एक संविधान सभा द्वारा इसको बनाया गया। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये सारा चीज अभी हम लोग आगे चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रस्तावना, जिसको कि प्रीमल कहते हैं या फिर हम लोग संविधान की आत्मा भी कहते हैं। इसके बारे में एकदम पूरा डिटेल से देखेंगे। प्रस्तावना में जितने भी वर्ड है उसका एक एक करके अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे और उसका रिपोर्ट निकालेंगे। उसके बाद में संविधान के स्रोत, ये जो संविधान हमारा बना इसका स्रोत क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है जिसको कि हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे और बाकी इसके अलावा और भी जितने भी टॉपिक है उसको भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो अगर आपको क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ना है या फिर आप जैक बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो द विजन एकेडमी को आप ज्वाइन कर लें, आपको पूरी जैक बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम पे जाकर के वहाँ पे व्हाट्सएप लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर के आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको पूरा पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। ये पॉलिटिकल साइंस होता क्या है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र। ये राजनीतिक शास्त्र क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। राजनीतिक, अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं राज प्लस नीति, राज प्लस नीति, यहाँ पे देखो राज जिसका कि मतलब होता है राष्ट्र या फिर देश, यानी कि राजनीति को जब तोड़े तो हमको दो चीज मिला, राज्य मिला और नीति मिला। तो राज्य का मतलब होता है राष्ट्र या फिर देश। तो जैसे राजनीति को तोड़ी तो हमको दो चीज मिला, एक मिला राज्य, दूसरा मिला नीति। और राज्य का मतलब होता है राष्ट्र या फिर देश और नीति का मतलब होता है नियम या फिर कानून। इसका मतलब है कि हम लोग राजनीतिक विज्ञान या फिर पॉलिटिकल साइंस में इसके बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे या फिर देश के बारे में पढ़ेंगे, नियम कानून इन सब चीजों के बारे में तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। अब आ जाता है पॉलिटिकल, जैसे इंग्लिश में पॉलिटिकल, ये बोलते हैं पॉलिस शब्द यानी यूनानी शब्द से बना है। ये पॉलिट या फिर पॉलिटिकल साइंस पॉलिस यानी यूनानी शब्द से बना है, जिसका की अर्थ होता है शहर या फिर नगर। जिसका क्या होता है अर्थ, शहर या फिर नगर। तो ये होता है यानी कि राजनीतिक शास्त्र, जिसको कि हम लोग राज्य, जिसका भी मतलब होता है राष्ट्र या फिर देश, और नीति का मतलब होता है नियम या फिर कानून। अब आगे चलते हैं। पहले देखते हैं क्या बोल रहा है कि बोलता है अर्थात, मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो बोलता है अर्थात किसी देश को चलाने के लिए जिन नियम एवं कानून की जरूरत पड़ती है। यानी कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं संविधान क्यों और कैसे, तो इसमें क्या बोल रहा है, किसी भी देश को चलाने के लिए जिन नियम एवं कानून की जरूरत पड़ती है, यानी जो भी रूल्स होगा, लॉ होगा, जिसकी हमको जरूरत पड़ती है उसका अध्ययन ही राजनीतिक शास्त्र है। राजनीतिक शास्त्र में समाज के क्या बोल रहा है,
समाज के सभी पहलुओं को या फिर पहलुओं में राजनीतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। यानी कि समाज में जितने भी इंपॉर्टेंट पहलू है उन सब में हम लोग क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, यानी कि राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। जैसे देखो कि हम लोग जैसे सुकरात है, इसका हम बोल सकते हैं प्लेटो था और उसका फिर अरस्तु, जिसको कि हम लोग राजनीतिक शास्त्र के पिता भी कहते हैं। अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र के पिता भी कहते हैं। ये कॉमन सी चीज है, इसको छोड़ते हैं। अब आगे देखते हैं पहले हम लोग संविधान, जो कि हमारा मेन चीज है, जो कि हमारा चैप्टर है, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। क्या जैसे संविधान क्या बोल रहा है, संविधान क्या बोल रहा है, संविधान। संविधान सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है, क्या होता है, होता है समान। क्या मतलब होता है, समान। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है कोई भी विधि या फिर नियम या फिर कानून। तो बोलते हैं संविधान सम प्लस विधान, नियम कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक है। क्या हो, मतलब संविधान के बारे में बोल रहा है कि सम प्लस विधान से मिलकर के बोलता है नियमों कानूनों का एक ऐसा संकलन किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक है। मतलब किसी भी देश में किस तरह से शासन व्यवस्था रहेगी, वहां के नागरिकों को क्या क्या चीज दिया जाएगा, वो सारा चीज हमारे संविधान के हिसाब से चलता है। यहाँ की जितनी भी शासन व्यवस्थाएं वो किस तरह से कार्य करेगी, जैसे कि आगे हम लोग क्लास 11 में भी पढ़ेंगे कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है और न्यायपालिका क्या होता है। इन सारे जितने भी अंग है इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। अब बोलता है कि संविधान के प्रकार है, यानी कि जो संविधान होगा कोई लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तो संविधान दो टाइप का हो सकता है, एक लिखित और एक मौखिक। तो बोलता है, क्या बोल रहा है कि लिखित संविधान, क्या बोल रहा है, लिखित संविधान पहला वाला, इसको हम लोग पहला बोलते हैं। बोलते हैं लिखित संविधान, संविधान का वो नियम एवं कानून जो लिखित रूप से हो। मतलब लिखित संविधान उसको बोलेंगे जो संविधान का नियम एवं कानून क्या हो, लिखित रूप से होती है। मतलब वो सारा चीज लिखा हुआ रहेगा। बोलते ये निर्मित होते हैं, मतलब इसको बनाया जाता है। जैसे कि हमारा संविधान, भारत का संविधान, इसको संविधान सभा द्वारा बनाया गया। तो उसके बाद बोलते हैं इसमें लागू होने की तिथि होती है और इसमें क्या होगा, अगर हम लोग कोई भी चीज लिखते हैं तो उसको जब लागू करेंगे उसका कुछ ना कुछ डेट होगा। क्या होगा, मतलब लिखित संविधान का क्या क्या हो जाएगा, बोलते हैं नियम एवं कानून जो लिखित रूप से होती है, दूसरा की यह निर्मित होती है और इसको लागू करने की कोई ना कोई एक डेट होगा। जैसे कि हमारा संविधान, भारत का संविधान कब बन करके तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। नहीं, अब दूसरा वाला आता है अलिखित संविधान। क्या आता है, अलिखित संविधान, जो कि लिखा हुआ नहीं रहेगा। जैसे महाराजा या फिर राजा लोग जो भी चीज मुंह से बोल दिए या फिर जो पुरानी परंपराएं चली आ रही उसी के हिसाब से ये संविधान हो सकता है। बोलता है और लिखित संविधान, संविधान का वो नियम एवं कानून जो लिखित रूप ना होकर व्यवहार के रूप में होता है। यानी कि जो चीज पहले से चली आ रही है या फिर जो भी चीज बोल दिया है उसी को मानते आ रहे लोग, वही परंपराएं अभी भी चलेगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और लिखित संविधान। बोलता है ये विकसित होती है, मतलब ये निर्मित नहीं। जैसे हम लोग देखेंगे लिखित संविधान निर्मित होता है, लेकिन और लिखित संविधान की अगर बात करें तो ये विकसित होता है। कि मतलब कोई चीज है या फिर कोई पुरानी परंपराएं चली आ रही उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विकसित होता है। बोलता है इसमें लागू होने की तिथि नहीं होती है, मतलब कब किस परंपरा में, मतलब कोई भी चीज होता है कब शुरू हुआ है वो अभी भी चल रहा है, तो इसमें कोई एक फिक्स डेट या फिर कोई तिथि नहीं होती, ये होता है। तो हम लोग क्या देखे, अभी देखे कि संविधान दो प्रकार के हो सकते हैं, एक लिखित और एक अलिखित। लिखित संविधान क्या हो सकता है, जिसमें कि नियम कानून पर लिखा हुआ होगा, और इसमें क्या होगा, लिखित संविधान निर्मित होगा, और इसमें मतलब लिखित संविधान में मतलब लागू करने की कोई तिथि होगा। लेकिन अलिखित संविधान क्या होगा, कोई पुरानी परंपराएं या फिर उन सब से रिलेटेड या फिर वो जो चली आ रही है उसी के हिसाब से होगा। इसको हम लोग विकसित भी बोलते हैं अलिखित को, और ये इसमें कोई भी तिथि नहीं होती है। अब आता है कि संविधान की आवश्यकता, मतलब ये जो संविधान बना इसकी जरूरत क्यों पड़ी,
मतलब संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, हमको क्या जरूरत थी संविधान बनाने की। आइए आप देखते हैं, बोले संविधान की आवश्यकता, जिसको बोलते हैं नीड, क्या जरूरत है उसकी। बोले संविधान किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। क्या बोल रहा है कि संविधान, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, बोलते हैं किसी भी देश का, कोई भी देश का मतलब सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज होता है। ये देश को चलाने के नियम तय करता है, मतलब उस देश का संविधान क्या करेगा, वो देश किस तरीके से चलेगा, उसके नियम को तय करता है। और वो ये भी बताता है कि सरकार और जनता के बीच संबंध कैसे होंगे। और संविधान क्या बताता है, बोलता है कि ये भी बताता है कि सरकार और जनता के बीच रिलेशन, संबंध कैसे होंगे। ये सारा चीज हमारा संविधान में लिखा हुआ रहता है। बिना संविधान के देश में मतलब अव्यवस्था यानी अराजकता फैल सकती है। अगर ये हमारा संविधान नहीं रहेगा तो हमारे देश में क्या हो सकता है, अराजकता फैल सकता है। या किसी भी देश में अगर वहाँ संविधान नहीं रहता है तो वहाँ अराजकता फैलने की ज्यादा संभावना रहती है। तो संविधान क्या करता है, सरकार और जनता के बीच रिलेशन को बढ़ाता है। क्या करता है, रिलेशन को बनाता है। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, एक एक जरूरतों को देखते हैं अच्छे से। मतलब क्या क्या जरूरतें थी हमको संविधान बनाने की। पहले तो देखें कि सरकार और जनता के बीच रिलेशन बनाता है संविधान हमारा। क्या करता है, जनता और सरकार के बीच रिलेशन बनाता है। अगर ये हमारे या किसी भी देश का संविधान नहीं होता तो वहां क्या हो सकता था, अराजकता फैल सकता। अब बोलते संविधान के लिए समान नियम एवं कानून। क्या बोल रहा है, सभी के लिए समान नियम और कानून। क्या बोल रहे हैं, सभी के लिए मतलब जितने भी लोग हैं इस देश में या किसी भी देश में, उस देश के सभी लोगों के लिए बराबर नियम एवं कानून होता है, जिसी को तो हम लोग संविधान कहते हैं। अभी आगे हम लोग जैसे अगला चैप्टर ही पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अधिकार, वहां पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में कि भारतीय यहाँ के नागरिकों को यानी कि भारत के नागरिकों को क्या क्या मौलिक अधिकार दिया गया है। वो सारा चीज हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक कर्तव्य क्या होता है। वो सारा चीज हम लोग जस्ट इस चैप्टर के बाद ही हम लोग वो सारा चीज सीखने वाले हैं। बहुत बेहतरीन सब चैप्टर है क्लास 11। अब बोलते सभी के लिए समान नियम और कानून। बोलते संविधान ये सुनिश्चित करता है, कौन सुनिश्चित करता है, ये संविधान सुनिश्चित करता है कि देश में एक कानून सभी पर लागू हो। क्या हो, मतलब एक ही कानून पूरे देश के नागरिकों पर लागू हो। कोई व्यक्ति चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कानून से ऊपर कोई नहीं होता। देखो क्या बोल रहा है हमारा संविधान, क्या बोल रहा है कि मतलब एक ही कानून सबके ऊपर लागू होगा। क्या होगा, एक ही कानून सबके ऊपर लागू हो। बोलते कोई व्यक्ति चाहे वो अमीर हो, क्या हो, कोई अमीर हो या गरीब, कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, कोई बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, या फिर कोई एक आम नागरिक क्यों ना हो, सब क्या है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। यानी सब कानून के सामने या फिर कानून के समक्ष सब बराबर है। क्या है, बराबर है। अब दूसरा आवश्यकता देखते हैं, बोलते हैं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। मतलब एक ऐसी समाज जहां सबको बराबर न्याय मिले, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। तो क्या बोल रहे हैं, दूसरा नंबर में आता है बोलते न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। मतलब एक ऐसी समाज की स्थापना हो जहां कि सबके साथ न्याय हो। अब बोलते हैं संविधान लोगों को समानता, आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, वहां देखेंगे आर्टिकल 19 मतलब 14 से लेकर के 18 के बीच हम लोग समानता का अधिकार देखेंगे, कानून के समक्ष समानता देखेंगे, और उसके साथ जितने भी है मतलब सरकारी क्या बोल सकते हैं इसको, सरकारी अफसरों में समानता, बहुत सारा मतलब जितने भी समानता की बात करेंगे हम लोग मौलिक अधिकार जैसे पढ़ेंगे, वहां एक एक अनुच्छेद को अच्छे से देखेंगे। अब बोलता है, क्या बोला है कि संविधान लोगों को समानता यानी कि इक्वालिटी क्या देता है, मतलब सबको समानता देता है, स्वतंत्रता और न्याय का क्या करता है, अधिकार देता है। कौन देता है, हमारा संविधान क्या करता है, लोगों को समानता, स्वतंत्रता यानी आजादी और न्याय का अधिकार देता है। ये सारा काम कौन कर रहा है, ये हमारा संविधान ही कर रहा है। बोलता है इससे समाज में भेदभाव कम होता है। इससे क्या होता है, जब सबको समान अवसर मिलेगा, सबको आजादी होगी अपनी बोलने की, खाने की, पीने की, रहने की, अपने हिसाब से धर्म की प्रैक्टिस करने की, तो क्या होगा, इससे समाज में भेदभाव
कम होता है और हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है, और जितने भी चाहे वो गरीब हो अमीर हो सबको सम्मानजनक जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा। नहीं, अब तीसरा नंबर आता है। अब क्या आता है? तीसरा नंबर। अब बोलता है निर्णय लेने में जनता की भागीदारी। मतलब ये जो होगा इसमें क्या होगा कि कोई देश, यानी कि हम लोग जब सरकार को चुनते हैं तो इसमें किसकी भागीदारी रहती है? जैसे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रियम्बल का पहला ही लाइन है, क्या है? हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग, यानी निर्णय लेने में जनता की भागीदारी। बोले संविधान ये तय करता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुने। संविधान क्या तय करती है? ये तय करता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को, यानी हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुने। इससे लोगों की आवाज क्या होगा? इससे हम लोगों की आवाज बोल सकते हैं सरकार तक पहुंचती है और लोकतंत्र मजबूत होता है। ये भी तो हमारा संविधान बोल रहा है कि जनता क्या करेगा? अपने प्रतिनिधियों को चुनेगा, जिसका कि यानी जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाएगा, और इससे क्या होता है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। जैसे कि आप को पता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इससे क्या होता है कि एक लोकतंत्र मजबूत होता है। अब चौथा नंबर में क्या बोल रहा है? चौथा नंबर में बोल रहा है कि कानून पर लोगों का विश्वास बढ़ाना। मतलब एक ऐसा कानून होगा जो एक अमीर गरीब सब पे बराबर, या फिर सबको समान अवसर मिलेगा, सबको स्वतंत्र रहने की आजादी मिलेगी, तब तो किसी का कानून के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। तो बोलते हैं कानून पर लोगों का विश्वास बढ़ाना। बोलते हैं जब नियम स्पष्ट, मतलब पूरा क्लियर रहेगा, मतलब नियम स्पष्ट और स्थिर होते हैं। मतलब स्थिर होते हैं कि सबके ऊपर ये कानून, ये नियम सबके ऊपर लागू होगा, चाहे वो यहाँ के एक आम नागरिक क्यों ना हो, चाहे यहाँ के कोई बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, चाहे यहाँ का कोई बड़ा अमीर से अमीर आदमी क्यों ना हो, सब पे क्या होगा? स्पष्ट और स्थिर होते हैं। लोगों को भरोसा होता है कि उनके साथ न्याय होगा। जैसे आम लोगों को भी भरोसा है कि अगर उसके साथ कोई भी जुल्म ज्यादती करती है तो उसके साथ, अगर वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं जाकर के अपने न्याय की गुहार लगाती है तो उसके साथ न्याय होगी। इससे समाज में क्या होता है? शांति और व्यवस्था बनी रहती है। यानी हमको अपने कानून पर, यहाँ के नियम पर विश्वास है, जिससे कि समाज में क्या रहता है? शांति और व्यवस्था बनी रहती है। अब आता है पांचवा नंबर। ये सारा हमारा जरूरत, हम लोग क्या, हमारा हेडिंग ही था कि हमारा जरूरत क्यों है, यानी कि हमको संविधान की जरूरत क्यों है, वो सारा चीज देख गई थी। अब बोलते हैं सरकार चुनने में जनता की भूमिका। क्या करने में? सरकार को चुनने में जनता की क्या भूमिका होगी? बोले संविधान, यानी कि हमारा जो संविधान है ये क्या करता है? नागरिकों को मतदान यानी वोट का अधिकार देता है। ये भी हमारे संविधान में है कि जनता को मतलब मतदान करने का अधिकार देता है, जिससे वो अपनी पसंद की सरकार बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं? अपने पसंद की सरकार, भले ही हम लोग डायरेक्ट या फिर यानी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन चुनते हैं। क्या करते हैं? सरकार को चुनते हैं, बोले जिससे क्या करें? वो अपनी पसंद की सरकार बना सकते हैं। ये क्या करता है? सरकार चुनने में जनता की भूमिका, ये भी तो हमारा संविधान देता है हमको। अब आता है छठा नंबर। अब छठा नंबर में बोलते हैं समाज में तालमेल और एकता। यानी जो हम लोग एक समाज, जैसे कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, हम लोग एक समाज में रहते हैं, तो बोलते हैं समाज में तालमेल और एकता। कि हमारे समाज में जो रहते हैं इसमें तालमेल कैसे बना रहे, सब कोई एकजुट होकर के कैसे रहे, ये भी तो हमारा संविधान तय करता है। बोलते संविधान अलग अलग धर्म क्या कर रहा है? बोले संविधान अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति वाले लोगों को एक साथ जोड़ता है। ये हमारा संविधान करता है। चाहे आप किसी भी भाषा, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, या फिर आपका कोई भी संस्कृति या कोई भी आपका कल्चर है, सबको एक साथ जोड़ता है। क्योंकि सबके लिए एक कानून, चाहे वो किसी भी भाषा या मतलब चाहे वो कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी धर्म के मानने वाले हो, सबके लिए क्या है? एक ही कानून है। इसलिए तो हमारे मतलब क्या है कि समाज में तालमेल बना रहता है। ये सारा काम कौन कर रहा है? हमारा संविधान कर रहा है। मतलब ये सबको समान अधिकार देकर एकता बनाए रखना। मतलब ये क्या करेगा? यहाँ के जितने भी नागरिक है सबको समान अधिकार देगा, जिससे कि क्या होगी? हमारे समाज में एकता बनी रहेगी। अब सातवां नंबर आता है, बोलते हैं सरकार की शक्तियों पर सीमा। क्या हम लोग सरकार जो चुनते हैं क्या उसके पास अनलिमिटेड पावर होती है, या फिर उसके भी शक्तियों पर सीमा लगाया जा सकता है? अब बोल रहे सातवां नंबर, बोलते सरकार की शक्तियों पर सीमा। बोले संविधान सरकार को असीमित शक्ति नहीं देता है।
क्या नहीं करता है? हमारा जो संविधान है वो सरकार को भी असीमित शक्ति नहीं देता है, ये तय करता है कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं। क्या बोल रहा है? देखो बोला कि संविधान सरकार को भी अनलिमिटेड पावर नहीं देता है, ये तय करता है कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं, ताकि वो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल न करे। ये भी सारा चीज संविधान में दिया हुआ है कि हम जो सरकार को चुनते हैं उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, अगर उसके पास अनलिमिटेड पावर होता तो उसका मिसयूज करता। तो क्या बोल रहा है कि बोल रहा है और क्या नहीं कर सकती, बोल रहा है कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं, ये भी हमारा संविधान तय करता है कि सरकार क्या करेगी और क्या नहीं कर सकती। ये नहीं कि वो एक बार सरकार बन गया या फिर वो सत्ता में आ गया तो वो अपने मन के या फिर मनमौजी हो जाएगा, जो चाहेगा वो करेगा, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर भी अंकुश लगाया जा सकता है, तो वो अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल ना करे। इसलिए हमारा संविधान क्या करता है? सरकार के ऊपर भी कुछ लिमिटेशन लगाता है। अब लास्ट आता है 8वां, वो है देश की मूल पहचान और सिद्धांत। ये संविधान ही तय करता है हमारे देश की मूल पहचान और यहाँ के सिद्धांत। वो संविधान ये बताता है कि देश किस प्रकार है। संविधान तो बताता है तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है या फिर लोकतांत्रिक है, ये संविधान से हमको पता चलता है। जैसे बोलते हैं लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य आदि ये देश की पहचान को मजबूत बनाता है। यानी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री जिसको बोलते हैं, लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी एक विशेष धर्म को या फिर बोल सकते हैं राज्य का या फिर देश का कोई धर्म नहीं होगा। गणराज्य यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं, वंशानुगत नहीं होता है। आदि ये देश की पहचान को क्या करता है? मजबूत करता है। अब आते हैं हम लोग धीरे धीरे, ये जो हमारा संविधान बना, क्या बना? ये जो हमारा संविधान बना, हमारा चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड व्हाई। क्या बोलता है? हाउ एंड व्हाई। बोलता है संविधान सभा का मतलब के स्वरूप। ये जो हमारा संविधान बनाया गया है वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। अब देखो क्या बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है कि संविधान सभा की स्थापना जुलाई 1946 में। ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा फटाक से। क्या बोलेगा कि हमारा जो भारत का संविधान है, इस संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका क्या हो जाएगा? 1946, मतलब जुलाई 1946 में इसके सदस्य, मतलब ये जो संविधान सभा का मतलब स्थापना हुआ उस टाइम कुल कितने सदस्य थे? 389। ये वाला चीज याद रखना है कि संविधान सभा की स्थापना जुलाई 1946 में हुई, इसके सदस्य 389 थे। परंतु विभाजन के बाद, यानी ये उस टाइम की बात है जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था, तो क्या बोल रहा है? परंतु विभाजन के बाद 299 बचे। यानी जैसे पाकिस्तान अलग हो गया तो हमारे पास कुल इतने सदस्य बचे संविधान सभा। अब आ जाता है दूसरा पार्टी, देखते हैं। बोलते संविधान सभा की प्रथम बैठक, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। बोलता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी सबसे पहला बैठक कब हुआ? ये चीज एकदम ऑब्जेक्टिव में दे देगा, 4 ऑप्शन के साथ देगा। क्या देगा? क्या देगा? बोलेगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? क्या हो जाएगा? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। कब हुआ? प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इसमें 209 सदस्य उपस्थित थे, मतलब 299 में सिर्फ 209 सदस्य ही उपस्थित हुए थे फर्स्ट दिन जब बैठक हुई संविधान सभा की। वो सदस्य उपस्थित थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जब फर्स्ट दिन संविधान सभा का बैठक हुआ उस दिन कोई भी अध्यक्ष नहीं था, तो क्या कर दिया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी यानी टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से ये भी पूछेगा, क्या पूछेगा कि संविधान सभा की अस्थायी बैठक या फिर बोल सकते हैं कि फर्स्ट बैठक के दिन किसको अध्यक्ष चुना गया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष था। उसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब दूसरी बैठक उसके जस्ट 2 दिन बाद कब होती है? पहला देखिए 9 दिसंबर, उसके जस्ट 2 दिन बाद फिर दूसरा बैठक होता है। क्या होता है? दूसरा बैठक होता है। बोलते संविधान सभा की दूसरी बैठक
कौन सी बैठक? दूसरी, पहली हुई थी 9 दिसंबर को, तो दूसरा यानी उसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यानी दूसरे दिन 2 दिन जस्ट बाद जैसे ही दूसरा बैठक हुआ संविधान सभा की, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को क्या क्या अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। यानी ये भी पूछेगा कि यहाँ पे बच्चा अक्सर कंफ्यूज होते रहता है। और अस्थायी अध्यक्ष फर्स्ट दिन यानी 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद को मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जस्ट 2 दिन बाद जैसे 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब देखो ये नोट्स एकदम बेहतरीन नोट्स है, जिसको भी चाहिए वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। आपको एकदम एक लाइन एकदम पूरा डिटेल या फिर बोल सकते हैं शॉर्ट टाइप का नोट्स है, ज्यादा लेंथी नहीं है, क्योंकि हमको जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा पॉइंट हम इस नोट्स में ऐड किए। अब आता है तीसरा, मतलब पहला बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, अब आता है तीसरा बैठक होता है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब? यानी तीसरा बैठक जिस दिन होता है उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान का निर्माण होना चाहिए। मतलब उद्देश्य प्रस्तुत किया कि किसके आधार पर संविधान का निर्माण होना चाहिए, ये वाला पूरी है। तो हम लोग क्या देखे, पहले बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा था, दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जैसे तीसरे बैठक होता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर हमारे संविधान का निर्माण होना चाहिए। अब देखो कार्य विधि क्या बोल रहा है, कार्य विधि के बारे में। अब बोल रहा है कि कार्य विधि मतलब किस तरह से हमारा संविधान बना, इसमें क्या क्या समितियां बनाई गई, उन सब चीजों के बारे में। बोले संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियां बनाई गई। कितनी? 22 समितियां बनाई गई थी, जिसमें बड़ी समितियां 8 थी तथा छोटी समितियां 14। यानी संविधान निर्माण के लिए जो कुल जितनी भी समितियां 22 समितियां बनाई गई थी, उसमें जिसमें कि बड़ी समितियां 8 थी और तथा छोटी समितियां 14, ये सारी समितियां बनाई गई थी। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि कौन से समिति के अध्यक्ष कौन थे या फिर किस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया। अब आता है पहला नंबर ए में आता है प्रारूप समिति। क्या आता है? प्रारूप समिति गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। बोलता है कार्य प्रारूप पर विचार विमर्श करना, मतलब किस विषय मतलब किस तरह से हमारा संविधान बनेगा उसके ऊपर वो लोग विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद बोलते हैं अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो भीमराव अम्बेडकर को। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये वाला। अब आता है आगे नोट में, देखो इसको भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें ऐड की है। अब बोल रहा है नोट में बोल रहा है मेयर मित्रा के स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण, यानी कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उसमें एक था वीएन मित्रा कि जिसका मतलब स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण एन माधवराव आए थे। यानी वीएन मित्रा के स्वास्थ्य मतलब तबियत खराब होने के जगह पे उसके कारण मतलब उसके जगह पे जो आए थे वो था माधवराव आए थे। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद ये भी संविधान सभा का सदस्य था, लेकिन जैसे इसका मृत्यु हो जाता है तो टीटी कृष्णामाचारी आए थे, मतलब कृष्णामाचारी आए थे। ये भी याद रखना, ये सब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। अब देखो सदस्य मतलब प्रारूप समिति के सदस्य के बारे में देख लेते हैं। बोले कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, बोलता है कन्हैयालाल या फिर क्या मुंशी भी बोला जाता है इसको। उसके बाद बोलता है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या फिर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, यहाँ पे देखो एक मुस्लिम भी है, नहीं एन गोपाल स्वामी है, एन माधवराव है, टीटी कृष्णामाचारी है। ये सारे क्या थे, प्रारूप समिति के सदस्य। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है कौन सी समिति के कौन कौन अध्यक्ष थे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि प्रारूप मतलब संविधान सभा को बनाने के लिए कुल 22 समितियां बनाई गई थी, 8 बड़े थे और 6 मतलब 14 छोटी समितियां बनाई गई थी। उसमें से जितनी भी समितियां हैं उसका अध्यक्षता या फिर अध्यक्ष किसको बनाया गया। जैसे मसौदा समिति का अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था,
मसौदा समिति यानी जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, उसका अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर को बनाया गया। उधर सदन समिति का अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया को बनाया गया। ये सारा लिस्ट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है जैसे ये वाला याद कर लेना, मसौदा वाला कर लेना। उसके बाद क्या करना है, इसमें फिर देखना है संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था। जैसे कि संचालन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नहीं, उसके बाद बोले राज्य समिति का जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। उसके बाद ये भी देखना है संघ समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। जैसे बोलते हैं संघ संविधान समिति का जवाहरलाल नेहरू मतलब नेहरू को बनाया गया। ये सारा जितना भी है इसको जो जो इंपॉर्टेंट है इसको देख लेना है। क्या करना है, देख लेना है कि किस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था। जैसे यहाँ पे एक और है, बोलते हैं मौलिक अधिकार, यानी क्या बोल रहा है कि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक आदिवासी और बहिष्कृत मामलों पर सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, वल्लभ भाई पटेल को। क्रांति समिति का भी अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। तो ये सारा चीज शायद अभी ये विजिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ जैसे इस नोट्स को आप तक पहुंचाएंगे तो अच्छा से देख लेना इसको। अब आगे हम लोग देखते हैं, नहीं आगे देखिए जो जो इंपॉर्टेंट अध्यक्ष थे उसके बारे में देख लेते हैं। बोलता है संघ शक्ति संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इसका संघ शक्ति संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वो सारा उस लिस्ट में भी दिया हुआ है, उस में वहां से भी देख सकते हो। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट हमने इसको अलग करके लिख दिया है। नहीं, इसको देख लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहता है। नहीं, इसको भी देख लेना है। अब आता है बोले मूल अधिकार अल्पसंख्यक तथा जनजाति समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। बोले 26 नवंबर। मतलब ये सब कौन थे, जितने भी मतलब समितियां बनाई गई थी, जिसमें कि 22 समितियां बनाई गई थी, उसमें 8 बड़ी समितियां थी और 14 छोटी समितियां। उन सारे समितियों के ये सारे अध्यक्ष थे। नहीं, अब आ जाता है यहाँ से देखो, मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान के मतलब 49 को सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर के बाद संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया। कब, ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा संविधान कब बनकर के तैयार हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को सभा के अध्यक्ष यानी कि इसके जो अध्यक्ष बनाया गया था, हम लोगों ने देखा था कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर के बाद संविधान पूर्ण रूप से क्या हो गया, तैयार हो गया। जैसे संविधान बना और वहां पर हस्ताक्षर हुआ तो संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि संविधान को बनाने में टाइम कितना लगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा, यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगता है इस संविधान को बनाने में। तो बोलता है भारतीय संविधान के पूर्ण होने में या मतलब पूरा होने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन लगे इस कार्य पर। मतलब 3 साल में बोल सकते 12 दिन कम, इतना टाइम लगा हमारे संविधान को बनकर के रेडी होने में। उसके बाद बोला इसमें खर्च भी आया उस जमाने के हिसाब से 63,96,729 रुपए खर्च हुए। कितना खर्च हुआ, 63 लाख। सोचो उस जमाने में लाखों में खर्चा है, क्योंकि जितने भी संविधान में जितने भी जिस टॉपिक पे डिस्कस होता था या विचार विमर्श होता है वो सारा चीज भी रिकॉर्ड होता था। वो सारा खर्चा इतना 63 लाख आया था। उसके बाद क्या बोला है, संविधान सभा की अंतिम बैठक, यानी कि अब पहला बैठक कब हुआ था, 9 नवंबर 1946। उसके बाद बोले संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई, 24 जनवरी 1950 को हुई। तो 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो जाता है, लेकिन 26 जनवरी 1949 में संविधान लागू कर दिया गया तथा 24 जनवरी को ही संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया था। यानी उससे 2 दिन पहले ही 24 जनवरी को ही संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को क्या किया था, भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया। अब बताया कि भारतीय संविधान को, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, क्या आता है, बोलते हैं भारतीय संविधान को प्रयाग बिहारी राय जादा ने अपने हाथों से लिखा। किससे लिखा, अपने हाथों से। उसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर में बोला है कि मूल संविधान में, यानी जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ उस टाइम
395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 12 जब हमारा मूल संविधान था उस टाइम 8 अनुसूचियां कितना थी, यहाँ पे मिसटाइप था 8 अनुसूचियां थी। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एकदम हाईलाइट करके रखना है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। अब आया थे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, मूल संविधान और वर्तमान संविधान। यानी मूल संविधान और वर्तमान संविधान बोलते हैं 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ उस टाइम अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, भाग 22 था और अनुसूचियां 8 थी। अब देखते हैं वर्तमान संविधान। वर्तमान संविधान में क्या बोल रहा है, बोलता है वर्तमान संविधान में बोलता है क्या बोल रहा है कि वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितना हो गया है, 395 से बढ़ करके 448 प्लस कितना है, 448 प्लस है, भाग कितना है 25 है और अनुसूचियां 12 है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, क्या आता है कि मूल संविधान क्या आएगा, मूल संविधान यानी ये सारा चीज वर्तमान संविधान में कितना था और मूल संविधान में कितना था, ये वाला चीज याद रखना। जैसे मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी और वर्तमान संविधान में 448 प्लस है। उसके बाद बोलेगा मूल संविधान में भाग कितने थे, 22 थे और अभी वर्तमान की संविधान में कितना है, 25 है। उसके बाद बोलेगा मूल संविधान में अनुसूची कितना है, मतलब कितने अनुसूची थे, तो 8 और अभी अनुसूची की संख्या कितनी है वर्तमान संविधान में 12। ये सारा चीज याद रखना। अब कल हम लोग जो एकदम बेहतरीन से टॉपिक शुरू करेंगे वो है प्रियम्बल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और आगे की क्लास के लिए आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप उनको कमेंट कर सकते हैं। आज सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलते रहेगा इसी चैनल पे द विजन एकेडमी पे। और अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो द विजन एकेडमी जो कि इसका एड्रेस है गलालबाग वसुंधरा हॉस्पिटल के पास, तो आप लोग ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 11 के हो या फिर 12 की, दोनों बैच